अच्छा, कुछ ऐसा तरीका बताओ ना जिससे 0% क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लगे। तो बहुत सारे लोग के मन में ये होता है कि यार दुबई चल जाते हैं, वहां तो टैक्स हेवन है, तो वहां हाँ। पर मेरा पूरा टैक्स। बट ये इतना सिंपल है नहीं जितना सुनने में लग रहा है। एयर ड्रॉप्स के ऊपर वैसे टैक्स कैसे लगता है? अगेन इसमें दो केसेस है एयर ड्रॉप में भी, कि वही आप उसको 30% लो या फिर आप इनकम स्लैब रेट के हिसाब से उसको अलग अलग परसेंटेज में ले लो, जिसमें 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख। जब P2P ट्रेड्स करते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे काटते हैं? और बाय चांस अगर हम भूल गए हैं टीडीएस पे करना और टीडीएस काटना, तो उस सिनेरियो में चीजें कैसे वर्कआउट करेंगे? गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं नहीं, यहाँ तो आप है ना इंडियन के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, आप तो कोई फॉरेनर के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट बोलेगी अब आप शायद 195 वाले सेक्शन में आपको 20% टीडीएस काटना था, तो 20% का पूरा अमाउंट यानी कि 20,000, तो वो टीडीएस को कोई रिफंड भी नहीं ले सकता। वो टीडीएस बस ऐसा मान लो आपने दान कर दिया सरकार को। टैक्स कब लगता है, जब मैं क्रिप्टो को सेल करता हूँ या जब मैं उसको अपने बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर देता हूँ? हर क्रिप्टो ट्रांसफर पे आपका टैक्स लगता है। फॉरेन एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर भी अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो क्या उस पर टैक्स लगेगा? कोई बचाने का तरीका है क्या? अगर आप बाहर के एक्सचेंज पर जाके ट्रेड करते हो तो आपको टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। मुझे थोड़ी पता होता है कि है ना मेरा ऑर्डर किसके साथ फिल हुआ। टैक्स नहीं भरने पर एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि फांसी हो जाएगी या मतलब कुछ बड़ा चीज हो जाएगा। मैं तो टैक्सेस वगैरह नहीं दे रहा, मैं टीडीएस वगैरह भी नहीं दे रहा। तो अब इस सिचुएशन में आपका क्या थॉट है? दिसंबर में बहुत सारे लोगों को नोटिस आया। प्लीज कुछ टिप्स दीजिए जिससे हम क्रिप्टो टैक्स को जितना हो सके उतना कम कर सकें। तो आज है हमारे साथ पुनीत जी, जो कि फाउंडर हैं कॉइन एक्स के। कॉइन एक्स एक क्रिप्टो टैक्सेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ग्लोबली वर्क करता है और जो कि शुरुआत इंडिया में ही हुआ था। तो हमारी कम्युनिटी ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, और हमको क्लैरिटी चाहिए कि क्रिप्टो टैक्सेशन एग्जैक्टली कौन से केसेस में किस तरीके से वर्क करता है। और थोड़े से स्पाइसी क्वेश्चंस भी हैं जो कि व्यूअर्स ने पूछे हमसे। तो हम शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल सुजल भाई, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी एंड यप लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि जो व्यक्ति को एकदम पता ही नहीं है क्रिप्टो टैक्सेशन कैसे लगता है, यानी उसको बेस भी क्लियर नहीं है, तो वो आगे का अपना जो कंटेंट है उसको अच्छी तरह समझ सके, एक बार बेस क्लियर कर दीजिए किस तरीके से क्रिप्टो टैक्सेशन लगता है। बिल्कुल। तो एकदम सिंपल में, अगर आप क्रिप्टो करेंसी पे ट्रांजैक्शन कर रहे हो और इंडिया में हो, है ना, हम्म। तो भले ही आप इंडिया में हो, आप उसको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर कर रहे हो, वॉलेट पर कर रहे हो, बाहर के कोई एक्सचेंज पर कर रहे हो, हम्म। अगर आपने क्रिप्टो को ट्रांसफर करा, हम्म। ट्रांसफर हो सकता है कि मैं एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं हम्म। किसी और को भेज रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं क्रिप्टो, या हम्म। मैं उसको आईएनआर पे कन्वर्ट कर रहा हूं, ये हम्म। सभी मैकेनिज्म पे। तो इन सभी मैकेनिज्म के ऊपर ये सेल के जैसे माना जाएगा। और आपको जो भी आपका प्रॉफिट है, मानो आपने 1,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा था 2022 में, हम्म। आप उसको कन्वर्ट करें इथीरियम पे। हम्म। अभी आप इथीरियम को कन्वर्ट कर रहे हो मैटिक पे, है ना। हम्म। तो जब आपने इथीरियम पे कन्वर्ट किया, उस टाइम पर मानो प्राइस था 1200, तो 1,000 पे खरीदा, 1200 का बेचा, तो 200 का प्रॉफिट। हाँ। अब वो 1200 का इथर मैटिक पे कन्वर्ट किया, मैटिक आपका हो गया 1,400 का, तो हम्म। वापस से 200 का प्रॉफिट। तो हम्म। आपको इस 200 के प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स दे देना है इंडियन गवर्नमेंट को। अच्छा जी। तो ये एकदम सिंपल मैकेनिज्म पर है। इस हाँ। पे अभी और चीजें क्या है कि आप मानो कोई ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कियो, कोई ट्रांजैक्शन पर लॉस कियो, वो हम्म। तो आम सी बात है। किसी भी ट्रेडर का कोई ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट होगा तो कोई पर लॉस होगा ही। हम्म। बट गवर्नमेंट ये बोलती है कि है ना, हम सिर्फ प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे टैक्सेस, लॉस वाले को आप हटा नहीं सकते। तो अगर कुल मिला के मैंने 100 कमाए, 80 गवा दिए, 20 ही कमाए, हम्म। बट मुझे टैक्स 20 पर नहीं देना है, हम्म। मुझे टैक्स पूरे 100 पर देना है, जो मेरे प्रॉफिट्स के ट्रांजैक्शंस का सम है। तो इसके ऊपर मेरे को 30% कैलकुलेट करना है एंड उसका मुझे 30% टैक्सेस पे कर देना है। वेरी सिंपल, ये है पूरा फ्रेमवर्क अपना। ओके, इन शॉर्ट यानी 30% फ्लैट टैक्स लगने वाला है आपके प्रॉफिट्स के ऊपर, और कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं है, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल। जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे लल्लू जी की तरफ से आया है। तो हमारे जो दोस्त हैं, प्रिय मित्र हैं लल्लू, उनके अभी रिसेंटली गर्लफ्रेंड बनी है। पता नहीं कैसे बनी, यानी वो उनकी गर्लफ्रेंड अंधी भी नहीं है फिर भी बन गई। और रिसेंटली उनकी 1 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 69,000 रुपीज का बिटकॉइन बाय करा और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया। अब इस ओहो, केस अब इस केस में किसको टैक्स देना पड़ेगा, कैसे ये वर्कआउट करने वाली सिचुएशन? बिल्कुल काफी इंटरेस्टिंग सिनारियो है। तो मानो जो लल्लू जी है, उन्होंने 69,000 का बिटकॉइन खरीदा, और मानो जब इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया, तो जब प्राइस भी बिटकॉइन का लेट्स से 69,000 रुपीज ही है, तो जैसे ही वो ट्रांसफर कर दिया, तो अब पूरा का पूरा ये 69,000 रुपीज इनकम के जैसे ट्रीट हो जाएगा फॉर हिज गर्लफ्रेंड।
और उनको पूरा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो मेरे को अगर उनकी गर्लफ्रेंड को इस 69,000 रुपीज पे अब 30% टैक्स पे करना पड़ जाएगा। हम्म, और इमिडिएटली जैसे ही उनको ये इनकम के जैसे मिल गया है, जैसे ही उनको गिफ्ट मिल गया, हम्म, अभी इसमें कुछ सीए ये भी बोलते हैं कि नहीं, ये क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जैसे हम ट्रीट करेंगे इसको, तो हम्म, हम इसको क्रिप्टो का 30% में नहीं ट्रीट करेंगे, बट हम इनकम सैलरी स्लैब रेट के बेसिस पे बताएंगे, या इनकम का स्लैब रेट जो है उसके बेसिस पे बताएंगे, जिसमें 0 से 2.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है, हम्म, 2.5 लाख से 5 लाख के ऊपर आपको 10% का टैक्स भरना है। हम्म, ऐसे करके इसको हम स्लैब्स में करेंगे। तो जो इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब रेट है उसके हम्म, हिसाब से कुछ सीएस करते हैं, और कुछ सीएस बोलते हैं नहीं, अगर हम एकदम सेफ तरीके से चल रहे हैं तो हम्म, इसको भी क्रिप्टो के जैसे आप ट्रीट करिए और क्रिप्टो के जैसे इनकम मानिए, हम्म, और इस पे आप पूरा 30% का टैक्सेस दीजिए। और इसमें एक सिनारियो ये हो जाएगा, मानो लल्लू ने खरीदा था 69,000 का बिटकॉइन, बट हम्म, जब एक्चुअली गिफ्ट कर रहे हैं उस टाइम 75,000 हो गया बिटकॉइन का प्राइस। हम्म, ठीक है, मतलब उसी का 69,000 हैज बिकम 75,000। तो हम्म, जो ये डिफरेंस है 6,000 रुपए का, हम्म, उसका कैपिटल गेन्स लल्लू पे लग जाएगा, हम्म, और 75,000 पूरा एज एन इनकम आ जाएगा उसकी गर्लफ्रेंड के लिए, और उसको 75,000 पे 30% यानी कि 25,000 रुपए के आसपास का टैक्स भरना पड़ जाएगा। ओके ओके, यानी गिफ्ट करने पे कोई भी यानी छूट नहीं है क्या? तो रिलेटिव्स के लिए, तो रिलेटिव्स में गर्लफ्रेंड नहीं आती है, रिलेटिव्स इज ब्लड रिलेशन, जहां पर फैम मतलब मदर फादर हाँ, सिस्टर ब्रदर ऐसे करके रिलेशंस डिफाइंड है, हम्म, उसमें अप टू 50,000 का एग्जेम्पशन है। बट गर्लफ्रेंड इज नॉट अ रिलेशन, रिलेटिव में नहीं आएगी, तो इसीलिए उसको पूरा 69,000 पे लग जाएगा। ठीक है। यानी अगर मैं अपनी सिस्टर को अगर 50,000 यानी 49,000 रुपीज का बिटकॉइन देता हूँ, तो उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्सेशन ना मुझे देना है ना उनको देना है, मेरे को भी, यानी मैंने 49 पे खरीदा, 49 पे भेज दिया, राइट? हाँ, तब आपको नहीं देना। अगर 49 पे खरीदा और आपने अगर 52 पे भेजा है तो आपको या 45 पे खरीदा है 49 पे भेजा है, तो जो हम्म। रिमेनिंग 4,000 है उस पर 30% आपको देना है, आपकी सिस्टर को कुछ नहीं पे करना। अच्छा, मेरी सिस्टर को कुछ पे नहीं करना है। और जो फर्स्ट वाला केस था उसमें लल्लू की गर्लफ्रेंड को पे करना पड़ेगा, राइट? लल्लू की गर्लफ्रेंड को करना पड़ेगा, क्योंकि लल्लू की गर्लफ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव। वाइफ अगर हो जाएगी वो तब उसको नहीं पे करना पड़ेगा, बट जब तक गर्लफ्रेंड है तब तक वो रिलेटिव में नहीं आ पाएगी। अच्छा, तो इसका ही फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि वो वाइफ नहीं बन पाई और उनका बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ, तो लल्लू ने ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाले गाने यानी रिपीट पे सुने। मगर आईएएस नहीं तो बन मगर आईएएस तो बनने का नहीं सोचा। उसने सोचा कि चलो मैं फ्रीलांसिंग शुरुआत करता हूँ। उसने फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा काम करा, और फ्रीलांसिंग में ही क्रिप्टो से काफी अच्छा अर्न करना शुरू करा। फिर सोचा चलो धंधे बिल्कुल को और बढ़ाते हैं, उसने बिजनेस भी शुरू कर दिया। ठीक है, यानी बिल्कुल। तगड़े लेवल पे उसने हसलिंग शुरू करी। अब इससे जो उसकी क्रिप्टो में अर्निंग हुई है फ्रीलांसिंग पर और बिजनेस पर, उसमें कैसे क्या टैक्स लगने वाला है? बिल्कुल, तो मानो लल्लू ने अब 25,000 रुपए का टैक्स भरना पड़ गया बेचारी उसकी गर्लफ्रेंड को, तो उसको तो बुरा लगेगा ही। तो अब लल्लू ने तो लल्लू ने स्टार्ट कर दिया अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस। तो मानो फ्रीलांसिंग में वो एज एन लेट्स से लल्लू एक इंजीनियर है, तो वो डेवलपर के जैसे काम करने लग गया विद प्रोजेक्ट्स, या मानो वो एक कम्युनिटी मैनेजर के जैसे काम करने लगे, एंड ही इज गेटिंग पेड इन क्रिप्टो हम्म, फॉर हिज वर्क दैट ही इज डूइंग विद द कम्युनिटीज। तो वो हम्म, जिस भी कम्युनिटी के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको क्रिप्टो में पैसे मिल रहे हैं, एंड हम्म, वो क्रिप्टो को अब उसको कंसल्टेंसी इनकम उसकी क्रिप्टो पे आ रही है। हम्म, तो इस केस में अगेन दो सिनेरियोज हैं, मतलब क्योंकि वेरी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हम्म, हर जन का अपना इंटरप्रिटेशन चलता है। मेरा काम है दोनों इंटरप्रिटेशन बता देना कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं। हम्म, एक केस है, भैया उसको आप पूरा 30% के जैसे कैलकुलेट कर लो, हम्म, जितना भी आपको इनकम आया, मानो आपको एक प्रोजेक्ट ने $1,000 दे दिया हम्म, और 1,000 USDT दिया। जिस दिन 1,000 USDT आया उस दिन यूएसडीटी का पेयर का प्राइस चल रहा है मानो 89 रुपीज, तो हम्म, आपको 89,000 रुपीज सीधा सीधा इनकम के जैसे कैलकुलेट हो जाएगा जिस दिन आपको आया उसी दिन। ठीक है, हम्म, जिस दिन आपके अकाउंट में हिट हो गया, वॉलेट पर हिट हो गया। अब मानो ये 89,000 उसी टाइम पर आपका इनकम आ गया, आपने बोला यार मैं यूएसडीटी को अभी कैश आउट नहीं करता हूँ, बैंक में नहीं निकालता हूँ, मैं यूएसडीटी को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आपने यूएसडीटी बेच दिया बिटकॉइन पे, तो अब आपका बिटकॉइन का प्राइस 89,000 पे आ गया, जितने का आपको मिला था 89 रुपीज के हिसाब से। अभी आपका बिटकॉइन का कॉस्ट हो गया वो। हम्म, एंड इस बीच में अगर मानो यूएसडीटी का प्राइस 89 से 90 चला गया या 91 चला गया, हम्म, यूएसडीटी का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। तो बिल्कुल। अगर यूएसडीटी का प्राइस 90 91 हो गया तो वो 2 रुपए पे आपको कैपिटल गेन दे देना है हम्म, फॉर 1,000, तो मतलब 2,000 रुपए का आपका प्रॉफिट आ गया, 2,000 पे 30% देना है आपको। तो हम्म, इस तरह से ये कैलकुलेट होगा।
जहां पर 30% के हिसाब से हम पूरा अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। मानो 1000 USDT आया, 1000 USDT 89 के प्राइस पर आया। हम्म जैसे ही आपके अकाउंट पर हिट हुआ, आपको 30% दे देना है। तो हम्म 89,000 इंटू 30% आपका इनकम आ जाएगा फ्रॉम कंसल्टेंसी। ओके इसके बाद 89,000 को आपने जब बिटकॉइन पे कन्वर्ट करा, हम्म वो हो गया 91। तो जो हम्म बाकी का 2,000 है, वो आपका कैपिटल गेन्स के जैसे आ गया, अगेन 30%। ओके बट इस पे एक और इंटरप्रिटेशन क्या है कि नहीं, क्योंकि ये इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लेंगे कंसल्टेंसी इनकम को, या बिजनेस इनकम के जैसे लेंगे, तो हम्म उस पे हम 30% के हिसाब से निकलेंगे भैया। हम इसको अगेन इनकम स्लैब रेट के हिसाब से लेंगे। तो फिर मैं देखूंगा कि मेरा साल भर का कमाई कितना है, उसके हिसाब से उसको मैं परसेंट वाइज मल्टीप्लाई करके मैं वैसे पूरा कैलकुलेट करूंगा। तो हम्म इसी एग्जाम्पल में मानो अगर मैं वो अप्रोच ले रहा हूँ, तो हम्म पूरा 89,000 मेरे लिए एज एन इनकम आ गया, जिसको मैं स्लैब रेट पर ले रहा हूँ। मानो मुझे इसके लिए 10% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है। हम्म अब जब मैं 91 पर बेच रहा हूं, तो बाकी का 2,000, क्योंकि ये क्रिप्टो से ही, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन है, इस पे क्लैरिफिकेशन पूरी क्लियर है कि इस पे आपको 30% ही देना है। बट देन 89 को आप 10% पर लोगे, या 89,000 को आप 30% पर लोगे, इस पे देर आर डिफरेंट ओपिनियंस हम्म फ्रॉम डिफरेंट पीपल। अच्छा, आपके हिसाब से ज्यादा सही रास्ता क्या है इसके अंदर? देखिए, मैं अगर बताऊं कि हम्म अगर आपको एकदम सेफ रहना है, और हम्म आपको रहना है कि यार मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम्म हमेशा ज्यादा टैक्स पे करने पे कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। प्रॉब्लम कब आता है? जब आप कम टैक्स भरे हो, तो आपको गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं, आपको ज्यादा भरना था, आपने कम भरा है। ज्यादा भरने पर आप हमेशा डिक्लेयर कर सकते हो कि क्योंकि सिनेरियो क्लियर नहीं था, मैंने इसको 30% पे लिया और 30% पर दे दिया। तो हम्म कंजर्वेटिव साइड अगर आपको, मतलब बिना कोई झमेले के करना है और बिना कुछ प्रॉब्लम के करना है, तो ऑलवेज 30% इज द कंजर्वेटिव अप्रोच। बट हम्म देन कुछ लोग हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, बोलते हैं नहीं यार, हम काफी अमाउंट बचा लेंगे अगर हम 30% कर रहे हैं वर्सेस 10% कर रहे हैं या 15% कर रहे हैं, तो हम्म हम रिस्क लेने को रेडी है। तो इन दैट केस दे गो एट, जब आगे जाके उनको कभी क्वेरी आएगी, तो फिर उनको उसका अपना सबमिशन बताने, अपना डिटेल्स बताने कि क्यों हमने इसको 15% पर किया, क्यों 30% पर नहीं किया। अगर सामने वाले असेसिंग ऑफिसर को लगा कि नहीं ठीक है, आप जेन्युइन बोल रहे हो, आपने जो किया है वो सही है, हम्म तो वो कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसको लगेगा नहीं 30% होना था, तो वो डिमांड क्रिएट कर देगा बाकी के 15% टैक्स के ऊपर। अच्छा जी। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है कि यार धोखा खाया हुआ लल्लू अब तो ऐसा है कि किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। ना वो फ्रीलांसिंग पे कर सकता है, ना ही बिजनेस पे कर सकता है, कि उसने देखा कि सिर्फ एक चीज पे विश्वास करते हैं तो डूब सकते हैं, राइट? तो उसने सोचा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाया जाता है। उसके बाद उसने हम्म, नोट्स रन करना शुरू करा, वहां से 10,000 रुपये कमा लिए। फिर भैया ने एयर ड्रॉप्स भी शुरू करे, उससे 20,000 रुपये बना लिए। आईडीओज में बिल्कुल। पार्टिसिपेट करा, उससे 15,000 रुपये बनाए। फिर माइनिंग भी शुरू कर दी, उससे 30,000 रुपये बनाए। फिर हम्म एनएफटीज में भी चले गए और वहां से उन्होंने 5,000 रुपये अर्न कर लिए। अब मुझे बताइए, हम्म डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, इस पे कैसे कैलकुलेट करा जाएगा क्रिप्टो टैक्स? बिल्कुल। सबसे पहले उठा लेते हैं, सबसे पहले आपने बताया आईडीओस, और वहां से उसने कमाना स्टार्ट कर दिया। हम्म तो आईडीओस जब वो कमा रहा है, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है क्रिप्टो, और हम्म उसको ऑफर मिल रहा है, एंड उसको टोकन एलोकेशन मिल गया। बिल्कुल। तो उसके लिए मानो उसने कोई एक आईडीओ पर गया, सौ हम्म यूएसडीटी का लगाया, हम्म नया कॉइन मिल गया उसको 100 USDT का। हम्म वो कॉइन एक साथ 10x पर लिस्ट हो गया, तो 100 का भैया 1,000 हो गया उसका, एंड मतलब उसने उस पर कमा लिया। तो हम्म सिंपल, इधर 100 आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको जो इनिशियल कॉइन मिलेगा उसका कॉस्ट है 100, आपने उसको बेचा 1,000 पर। हाँ, तो बेचा एज इन, आप या तो उसको बैंक पर ट्रांसफर कर लो, या हम्म, आप उसको आईएनआर पे कन्वर्ट कर लो, या फिर आप वो कॉइन को वापस दूसरे क्रिप्टो में भी कन्वर्ट कर लो। इन हम्म, सभी सिनेरियोज में वो बेचा जाएगा, ऐसे ही माना जाएगा, एंड पूरा 30% टैक्सेस लगेगा उसके ऊपर। तो 100 USDT मैंने लगाया, 1,000 USDT का मैंने टोकन बेचा, तो जो 900 USDT है जो मेरा हम्म। प्रॉफिट, उसके ऊपर 30% टैक्सेस मेरे सीधा सीधा लग जाएंगे। आइडियोस के केस में ऐसा होगा। देन इन द केस ऑफ एयर ड्रॉप, हाँ। आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने श्योर। एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बाइनेंस लॉन्च पैड में ही पार्ट लिया। ठीक है, मैंने बाइनेंस के हाँ। लॉन्च पैड में 1 लाख रुपए का बीएनबी स्टेक करा, और मुझे उसके बदले का 5,000 रुपये का नया टोकन मिला। ठीक है, अब वो करेक्ट। उसमें क्या हुआ, उन्होंने 1 लाख रुपए मैंने डाले, और उसमें से उन्होंने जब मैंने स्टेक करा तब जाके मुझे सिर्फ 5,000 रुपये का बीएनबी के बदले उन्होंने 5,000 रुपये का नया टोकन दे दिया। अब इस केस में कैसे बिल्कुल। वर्कआउट करने वाली सिचुएशन? तो बाकी का 95,000 कहाँ पर है? वही पड़ा हुआ है, यानी उसका प्लेटफॉर्म। उन्होंने ना काटा है, बस वो स्टेक करवाया था, उन्होंने रखवाया था एक जगह पर। समझ गया। तो जो 5,000 का है, 5,000 के हिसाब से मानो आपको स्टेकिंग के साथ आप बोल रहे हो कि 5,000 BNB के अगेंस्ट में टोकन मिल गया आपको। हाँ तो वो जो टोकन मिला है, वो पूरा पूरा आपके लिए रिवॉर्ड के जैसा है। जी।
है ना, क्योंकि आपका 1 लाख तो बीएनबी पूरा का पूरा एज इट इज वही बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर है जो आप निकाल सकते हो। आपने अपना बीएन 5,000 का बीएनबी को कन्वर्ट नहीं किया नए टोकन में। 5,000 का बीएनबी है, बट स्टेकिंग रिवॉर्ड पे आपको नया टोकन फ्री में मिला है एक तरह से। जी जी। तो बाकी आपको एज ए कैशबैक के जैसे मिला है। हाँ, लॉन्च पैड पे ना क्या करते हैं ये लोग, फॉर एग्जाम्पल 95% वापस पैसा अपन को दे दिया और 5% उन्होंने रख लिया, और वो 5% के बदले ही नया टोकन दे। समझ गया। हाँ समझ गया। तो आपका जो नया टोकन है उसका कॉस्ट हो जाएगा वो 5% का, मानो 5,000 का उसका कॉस्ट हो गया। हाँ। अब वो टोकन मानो आपको 5,000 में आपने मिला आपको, बट आप वो लिस्ट हो गया और लिस्ट होके बढ़ गया। तो लेट्स से वो लिस्ट होने के बाद 5x हो गया और 25,000 का वो टोकन का दाम हो गया। अब हाँ। आपने देखा कि मेरे को सेल करना है इस टोकन को, तो हाँ। आपका कॉस्ट था 5,000, आपने सेल करा 25,000 पे, 20,000 का प्रॉफिट कमाया, तो उसके ऊपर 30% आपको टैक्स भरना है। ओके, गॉट इट, समझ गया। यस। एंड इसी में एक और क्या होता है, मानो मैंने स्टेक करके रखा है बाइनेंस पे, बाइनेंस प्लेटफॉर्म का डिस्कस करें, स्टेकिंग का डिस्कस करें, तो ये वाला भी केस ले लेते हैं। हाँ मानो मैं स्टेक कर रहा हूँ, अब मुझे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते जाएगा, जी। है ना। तो जब जब मुझे स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है उस दिन उस टाइम पर मेरे लिए वो इनकम के जैसे ट्रीट होता जाएगा। हम्म। तो अभी मानो मैं बाइनेंस 1 लाख का बीएनबी स्टेक कर रखा हूँ। हाँ। अब मुझे डेली एक बीएनबी स्टेकिंग रिवॉर्ड के जैसे मिल रहा है, ओके। या एक एक रुपए का बीएनबी या 10 रुपए का बीएनबी हाँ। स्टेकिंग रिवॉर्ड के जैसे मिल रहा है। हाँ। तो जब जब मुझे स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है तो रोज मेरे लिए 10 रुपए इनकम के जैसा आ रहा है, रोज का लायबिलिटी मेरा 3 रुपए टैक्स का बन जा रहा है। तो हम्म। मुझे मतलब जिस जिस दिन मेरे को मिलता जाएगा उस दिन टैक्स लगता जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें एक केस है कि यार मेरे को ऐसा टोकन मिल रहा है रिवॉर्ड में जिसकी अभी मार्केट पर, मतलब मैं जाके बेच ही नहीं सकता हूँ वो टोकन को, जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ। हाँ। है ना, ऐसे भी होता है। जो हाँ। अनलिस्टेड टोकन जो उसके मेरे को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं या जो मार्केट पर है ही नहीं। हाँ। तो इस केस पे जिस दिन आप उसको बेच रहे हो, फाइनली जिस दिन आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, उस हम्म। दिन का प्राइस लेके उस दिन के ऊपर 30% निकाल सकते हो। आपको मिला फ्री में ये टोकन, एज ए रिवॉर्ड में मिला आपको स्टेकिंग इंटरेस्ट या स्टेकिंग रिवॉर्ड, और हम्म। आपने उसको जब फाइनली कन्वर्ट करा, तो हम्म। मानो मेरे पास रोज 10-10 रुपए का बीएनबी नहीं, मानो बीएनबी एक्स एक नया टोकन है, बीएनबी एक्स, मुझे रोज 10-10 रुपए का बीएनबी एक्स मिलता गया। अब हम्म। जब वो एक साथ 10,000 रुपए का हो गया, तो हम्म। उस दिन उसका प्राइस लिस्ट हुआ, उस दिन मैं उसको बेचा, और वो पूरा 10,000 बीएनबी एक्स मेरे लिए 30% टैक्सेबल बन जाएगा। तो 3,333 रुपए मुझे पूरे 10,000 बीएनबी एक्स टोकन का जो मेरा प्रॉफिट था, इनकम था, उस पे मेरे को 30% पे टैक्सेस देना है। तो हम्म। अ, बाकी जो मेरे 1 लाख बीएनबी है वो तो मेरे पास स्टेक्ड है एज इज। तो हम्म। मेरा 1 लाख रुपए का बीएनबी वैसे ही है, बट जो स्टेकिंग का मेरे को रिवॉर्ड मिला ये पूरा मेरे इनकम के जैसे ट्रीट होता जाएगा, एंड इस पे मेरे को 30% के जैसे टैक्स देना है। अच्छा, और जो ये स्टेकिंग है उसमें कॉस्ट क्या आएगा मेरा? कॉस्ट क्या कंसिडर? जीरो। जीरो? अच्छा। जीरो, क्योंकि रिवॉर्ड है तो आपको फ्री में मिल रही है। तो स्टेकिंग, एयर ड्रॉप, आपका रिवॉर्ड्स, कैशबैक्स, कंपनी के तरफ से है ना, कुछ भी आपने एंगेजमेंट किया और वहां से आपको कुछ भी रिवॉर्ड मिला, दो भी मतलब 200 रुपए का बिटकॉइन, 500 रुपए का बिटकॉइन, ऑल ऑफ दीज आर रिवॉर्ड्स, गिफ्ट, यही सारा। और इन सब का कॉस्ट जीरो आएगा। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि इसको हम 30% के जैसे लें या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करके हम इसको इनकम स्लैब रेट के हिसाब से लें, तो वहां पर अगेन वो ओपन है डिस्कस करने के लिए। हर सीए का अलग इंटरप्रिटेशन है, बट देन आप उसको या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ले सकते हो या 30% टैक्सेस में ले सकते हो, एज पर व्हाट योर सीए इज एडवाइजिंग यू। बोथ द अप्रोचेस आर कॉमन। अच्छा, तो इवन अगर मैं एयर ड्रॉप्स की बात करूं, मुझे 10,000 रुपये का एयर ड्रॉप मिला है तो डायरेक्ट उस पर फ्लैट 30% लग जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और इवन नोड्स में अगर मैं नोड्स रन कर रहा हूँ, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 0.5 ईथर का नोड खरीदा, समझ के लो $1,500 का, ठीक है। नोट करेक्ट। परचेज करा मैंने इथेरियम में, और फिर मुझे उसके बाद 1,000 नए टोकन्स मिल गए, ठीक है, हम्म। ड्रॉप के फॉर्म में, है ना। उन लोगों ने मुझे एज अ रिवॉर्ड दे दिया। जैसे जाई का भी हम्म। काफी फेमस केस चला था, काफी अच्छा नोट था वो। तो उसी तरीके से इस पे कैसे टैक्सेशन कैलकुलेट होगा फिर? सेम, आपको जो भी नया टोकन एज ए रिवॉर्ड के जैसे मिला, तो जो 1,000 जाई टोकन मिला उसका वैल्यू देख लिया जाएगा कि जिस दिन आपको मिला उस हम्म। दिन पर उस कॉइन का वैल्यू था क्या। तो हम्म। अगर था, तो उसी दिन उस टाइम का जो वैल्यू था वो हम्म। ही आपके लिए रिवॉर्ड के जैसे आ जाएगा। बट अब क्या होता है, कुछ कुछ टोकन्स का वैल्यू तो होता है, बट देन मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होती है, आप हम्म। चाह के भी उसको बेच नहीं सकते हो। तो हम्म। फिर मतलब यहाँ पर आप है ना उसको कंटेस्ट कर सकते हो ये बोल के कि भले ही मुझे 1,000 जाई मिल गया, हम्म। या बट उस टाइम पर उसकी लिक्विडिटी ही नहीं थी, तो मैं कहीं पर भी जाके बेच ही नहीं सकता था ये 1,000 जाए को, मुझे हाँ। होल्ड ही करना पड़ा।
तो फिर जब आप एक्चुअल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो मानो जिस दिन मिला उस दिन तो प्राइस था 10, बट हम्म। जिस दिन आपने एक्चुअली कन्वर्ट करा उस दिन प्राइस था 5। तो हम्म। फिर आप कंटेस्ट कर सकते हो कि क्योंकि उस दिन पर कोई लिक्विडिटी नहीं थी, मैं 10 पर बेच ही नहीं सकता था, हम्म। पॉसिबल ही नहीं था 10 पर बेचना, हम्म। इसीलिए मैं 5 पर बेचा और 5। अच्छा, इसको अपन एक एग्जांपल से ले सकते हैं क्या? फॉर एग्जांपल मुझे 10,000 रुपये का एयर ड्रॉप मिल गया, तो मुझे डायरेक्ट उस पर बिल्कुल 3,000 रुपये टैक्स लगा, ठीक है, और उसको मैंने बिल्कुल। बेचा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10,000 रुपये का मिला, मैंने उसको होल्ड करके रखा, और 10,000 रुपये हाँ का समझो 20,000 रुपये हो गया, तो अब मुझे बिल्कुल। टोटल 20,000 रुपये के ऊपर देना है, कि जो मुझे पहले 10,000 रुपये था उस पर मैंने 3,000 रुपये दे दिया, फिर उसके बाद बचे हुए अमाउंट कैसे उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा? बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो मानो 10,000 आपको शुरू में मिला, और हाँ। उस दिन पर उसका प्राइस भी है, मतलब उस दिन पर वो टोकन का लिक्विडिटी भी है। हाँ। तो सीधा सीधा 10,000 का 3,000 रुपए आपको प्रॉफिट, 3,000 रुपए का टैक्स बन गया 30% के हिसाब से। हाँ, वो अभी ये दस गवर्नमेंट की हजार नजर में वो प्रॉफिट हो चुका है, यानी मैं बुक करूँ ना करूँ। इज दैट करेक्ट? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अगेन इसमें दो केसेस है एयर ड्रॉप में भी, कि वही आप उसको 30% लो, या फिर आप इनकम स्लैब रेट के हिसाब से उसको अलग अलग परसेंटेज में ले लो, ओके। जिसमें 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, ये जो अलग अलग स्लैब्स है उस स्लैब के हिसाब से ले लो, या फ्लैट 30% ले लो। हम्म। अभी इस टोकन का जो आपके पास जो टोकन आए थे, उस टोकन का प्राइस हो गया है, क्योंकि आपके लिए वो इनकम हो गया, तो अभी उसका कॉस्ट हो गया 10,000 रुपए। हम्म। अभी जब आप इसको फाइनली 20,000 पर बेच रहे हो, तो हम्म। रिमेनिंग 10,000 आपके लिए कैपिटल गेन्स लग जाएगा। तो जो पहले वाला था दैट वाज एन इनकम, बट द अदर 10,000 इज योर कैपिटल गेन। तो मतलब आपने एक क्रिप्टो को रखा और उसको दूसरे क्रिप्टो पे आप कन्वर्ट कर रहे हो, या उस क्रिप्टो को आप होल्ड कर रहे हो, तो वो हाँ। जो होल्डिंग का टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो जो ओके। बाकी का 10,000 है उस पे आपको 30% अगेन कैपिटल गेन देना है। वो वाला पार्ट इज सुपर क्लियर, 30% आपको उस पर देना ही देना है। द हम्म। क्वेश्चन कम्स इन द फर्स्ट 10,000 कि उसको है ना मेरे को 10%, 15% पर लेके जाना है या 30% पर लेके जाना है। हम्म। तो इन द एंड अगर यूजर देखेगा तो उसका टैक्स अमाउंट अगर दोनों पे 30-30% ले रहा है तो वुड बी वेरी सेम। भले ही मैं 20,000 के ऊपर 30% दे दूं, या मैं 10,000 के ऊपर 30% दूं और बाकी 10,000 के ऊपर 30% दूं। कुछ हम्म। लोगों को लगता है मैं डबल टैक्स दे रहा हूँ, डबल टैक्स नहीं है। ये हम्म। जस्ट दिखाने का तरीका है कि एक पहला 10,000 आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और दूसरा 10,000 आपका हम्म। कैपिटल गेन से, दोनों पे आप 3,300 दोगे, तो दोनों पे ही आपका, सॉरी, 3,000 रुपए दोगे, तो दोनों पे ही आपका 6,000 रुपए ही इन दी एंड टैक्स भर रहे हो आप। ओके, गॉट इट, ठीक है, समझ गए। सो अगर मैं, जैसे आपने आइडियोस क्लियर कर दिया, नोट्स क्लियर कर दिया, एयर ड्रॉप्स क्लियर कर दिया, माइनिंग और इसमें क्या सीन रहेगा? और हाँ, सॉरी, मैं वापस नोट्स के ऊपर जाता हूँ। क्या मैं नोट्स में ये हाँ, नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा तो कॉस्ट $1,500 लगा है जब मैंने नोट परचेस करा है, ये तो एयर ड्रॉप मुझे उसी का ही पार्ट मिला है ना? तो मैं कॉस्ट हाँ, कंसिडर नहीं कर सकता क्या $1,500 को? ये अगेन ग्रे एरिया, इस पे कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है डिपार्टमेंट की तरफ से। बट हम्म। देन इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चलन चल रहा है, लोग किस किस तरह से इसको ट्रीट कर रहे हैं। हाँ। एक है कि आप सिर्फ पार्ट टाइम के जैसे नोट चला रहे हो, है ना, हाँ। तो आपका फुल टाइम नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट जो आपने किया। हम्म। तो वो $1,500 आपका पूरा है, बट $1,500 को आप खर्चा के जैसे बुक नहीं कर सकते हो, क्योंकि खर्चा के जैसे सिर्फ बिजनेसेस बुक कर सकते हैं, अच्छा। इंडिविजुअल्स नहीं, है ना। हम्म। तो आज मानो मैं, अभी फॉर एग्जांपल आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप हम्म। कंसल्टेंसी दे रहे हो तो आपको लैपटॉप चाहिए, आप बोलोगे यार मैं लैपटॉप खरीदा था 1 लाख रुपए का, तो मेरे को कंसल्टेंसी इनकम आया 50,000 रुपए का, तो मेरा कॉस्ट से एडजस्ट कर दो। तो ये हम्म। नहीं कर सकते, बट कंपनीज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनीज लैपटॉप को अपने बुक्स पर खरीदते हैं, अकाउंट्स पर खरीदते हैं, फिर वहां से वो लोग एम्प्लॉयज भी रखते हैं, एम्प्लॉयज को भी सैलरी देते हैं, फिर वहां से वो लोग कुछ इनकम करते हैं, तो वो लोग सारा चीज उसको उस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेस देते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप इसको माइनिंग या नोड आप फुल टाइम एज अ बिजनेस रन कर रहे हो, या आप एज अ पार्ट टाइम हॉबी के हिसाब से आप रन कर रहे हो, कि हम्म। हाँ मैं शौकिया कर रहा हूँ या मैं पूरा बिजनेस के जैसे कर रहा हूँ। तो अगर हम्म। आप पूरे बिजनेस के जैसे सिर्फ और सिर्फ आप माइनिंग कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप नोड रन कर रहे हो, एंड आपने उसके लिए टीम लगाया है, आपने उसके लिए ऑफिस स्पेस लिया है, आपने वहां पर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगाया है, उसके लिए मशीन्स खरीदी है, और वहां से आप इनकम कर रहे हो, तो फिर अगेन कोई क्लियर क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये सारे खर्चे भी डिसअलाउड है, आप नहीं बुक कर सकते हो क्योंकि क्रिप्टो में आप कर रहे हो। बट हम्म। कुछ सीएस बोलते हैं कि नहीं, ये सारे खर्चे हम लेंगे, टीम का कॉस्ट भी लेंगे, माइनिंग का कॉस्ट भी लेंगे, मशीन का कॉस्ट भी लेंगे, इलेक्ट्रिक बिल का भी लेंगे, ऑफिस का भी खर्चा लेंगे, हम सारा कॉस्ट लेंगे, जो इनकम आ रहा है उसको भी कैलकुलेट करेंगे, खर्चा और जो कमाए उसमें से जो बचा उसके ऊपर हम टैक्स देंगे। हम्म। बट इंडिविजुअल्स ये नहीं कर सकते, बिजनेसेस के केस में
उनको सीए से एडवाइस लेना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन क्या नेचर का बिजनेस है, कैसे कर रहे हैं। बट देन इंडिविजुअल्स ये नहीं कर सकते जो सिर्फ शौकिया ये चीज कर रहे हैं, शौकिया। अब कोई बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें आप मोबाइल पर डाउनलोड कर लो और आपका माइनिंग चलता रहेगा, दिन भर आता रहेगा। तो वो थोड़ी मैं ऐसे बोलूंगा कि मैं मोबाइल खरीदा था तो तभी तो मैं माइन कर रहा हूँ, तो मोबाइल का खर्चा मेरे को डिसअलाउ कर दो, और मोबाइल तो ये नहीं हो पाएगा। समझ गए, गॉट इट। मेरे ख्याल से माइनिंग में भी सही सिमिलर ही केस होने वाला है जो आपने मुझे नोट्स का बताया, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और एनएफटीज में तो ये हो रहा है ना कि आप जेपेक्स बाय कर रहे हो, आप पहले उसको यूएसडीटी को इथीरियम में कन्वर्ट करा, इथीरियम को फिर जेपेक में कन्वर्ट करा, एनएफटी में कन्वर्ट करा, उस पे कैसे वर्क करेक्ट। करता है टैक्सेशन? तो एनएफटी पे भी दो चीजें हैं। एक, आप सिर्फ एनएफटी किसी और ने मिंट किया है, आप उसको खरीद रहे हो और बेच रहे हो, बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, हम्म। है ना। तो हम्म। ट्रेडिंग हो गया अगेन एनएफटी का। हम्म। तो सिंपल, आपने खरीदा $100 का एनएफटी, हम्म। आपने जब बेचा $150, $50 का प्रॉफिट, $50 पे 30% टैक्सेस दे दो। तो इसको अपन ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने $90 का इथीरियम खरीद लिया, ठीक है। उस हम्म, इथीरियम से मैंने एक एनएफटी खरीद ली, है ना, वो नब्बे हम्म, डॉलर की, और वो $90 से बढ़ के आ गई $150 पे, ठीक है। ठीक है। अब $150 पे मैंने वो एनएफटी बेच दी, ठीक है। और मुझे वापस मेरा इथीरियम मिल गया। और अब हाँ, इथीरियम मेरे पास $150 का पड़ा हुआ है, पहले $90 का था, और मुझे गेन मिल गया एनएफटी से, $150 का हो चुका है, ठीक है। करेक्ट। अब ये मेरे पास $150 का ईथर पड़ा हुआ है, वो एकदम क्रैश करा मार्केट, वो घट के $80 पे आ गया। और अब मैं जब $80 पे वो ईथर को बेचूंगा, तो अब इस पूरे सिनेरियो में जब क्रिप्टो भी इन्वॉल्व है, एनएफटी भी इन्वॉल्व है, कैसे ये टैक्सेशन कैलकुलेट होगा? समझिए। तो ईच ट्रांसफर के ऊपर, जैसे अपन सबसे पहले बेसिक जो देख रहे थे, ईच ट्रांसफर पे आपको टैक्स देना है। तो हम्म। जब आपने 90 का खरीदा और 150 का बेच दिया, तो हम्म। 60 का ट्रांसफर हो गया ऑलरेडी, और 60 पे आपको टैक्स लग गया, 60 आपका प्रॉफिट है। ओके। बट अभी जब 150 से वो, मानो आपको ईथर पे मिला, अब ईथर का प्राइस गिर गया है, हाँ। ठीक है। तो आपने तो होल्ड करके रखा है ईथर को, अगर हाँ। आप ईथर को बेच दोगे तो लॉस हो गया आपको। हाँ। तो इफेक्टिव आपने कमाया कुछ नहीं इन दी एंड, बट हम्म। देन स्टिल आपको 60 के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बट हम्म। अगर आप होल्ड करके रखे हो ईथर को, तो हम्म। आपको कुछ टैक्स नहीं देना, मतलब 60 पर तो फिर भी देना है। जो हाँ। 60 आपने कन्वर्ट कर लिया, 90 पर खरीदा था, 150 पर बेच दिया, उस हाँ, पर तो टैक्स लग ही गया, उस पर तो और कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल। अभी ये कि 150 से मार्केट क्रैश हो गया तो क्या मैं वो लॉस हो गया मेरे को, तो इंडिया में आप लॉस को ऑफसेट नहीं कर सकते हो, तो आपको वो 90, जो 60 प्रॉफिट हो गया तो उस पर तो आपको टैक्स देना ही देना है। हम्म। आप अभी आपके ऊपर है कि आप उसको बेच दो या आप इसको होल्ड करके रखो, बट शुरू के 60 पे तो आपको टैक्स लग ही गया। हम्म। ठीक है। जब लल्लू ने इतनी सारी एडवाइसेस सुनी कि भैया आईडीओज नोट्स वगैरह सब में बहुत खतरनाक टैक्सेशन लग रहा है, तो उसने एडवाइस ली अपने दोस्त कल्लू से जाके। और उसके दोस्त ने बिल्कुल। ये बोला कि भाई, इंडियन गवर्नमेंट ना फॉरेन एक्सचेंजेस और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे डीवाईडीएक्स हो गया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लेगी। वो बिंदास यूज कर, इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर टैक्स लेगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या लल्लू को कल्लू की बात सुननी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ। तो एक, इंडियन गवर्नमेंट को, तो देर इज, है ना, ये पूरा एक, सारे कंट्रीज जैसे आज इंडियन गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट, क्योंकि अब क्या हो रहा है, टीडीएस एक बड़ा फैक्टर आता है, उस पहले टीडीएस को डिस्कस करते हैं फिर ये वाला पॉइंट को लेते हैं। डन। तो क्या हो रहा है, जो लोग इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, है हम्म। ना, वहां पर गवर्नमेंट को उनका डेटा कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब आप कुछ भी खरीद रहे हो या बेच रहे हो, हम्म। तो 1% का टीडीएस डिडक्ट होता है जब भी आप सेल करते हो कुछ, हम्म। ठीक है। तो आप जब सेल कर रहे हो तो आपको 1% का टीडीएस लगा। अब वो टीडीएस जो आपको लग रहा है, वो टीडीएस अपने आप एक्सचेंज डिडक्ट कर रहा है और हम्म। गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर के अगेंस्ट डिपॉजिट कर रहा है। तो मानो मैं 1 लाख रुपए का आज बिटकॉइन खरीदना चाह रहा हूं आपसे, तो हम्म। मैं आपके अकाउंट में 99,000 रुपीज ट्रांसफर करूंगा, और 1,000 रुपए मैं आपके पैन कार्ड पे डिपॉजिट करूंगा इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर। ओके। तो आपको मिले 99,000 और आपके पैन कार्ड पर मिले 1,000, तो हम्म। गवर्नमेंट को पता चला कि 1,000 क्योंकि पुनीत ने सुजल के अकाउंट पे डाले, मतलब 1 लाख रुपए का क्रिप्टो पुनीत ने सुजल के अकाउंट से खरीदा, हम्म। एज 1% उसने टीडीएस जमा करा है। हम्म। तो गवर्नमेंट को इसलिए पता चलेगा कि मैंने क्या खरीदा, कब खरीदा, हम्म। और कितने का खरीदा। हम्म। इंडियन एक्सचेंज टीडीएस काट रहे हैं इसलिए। हम्म। बट गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि सिर्फ इंडियन एक्सचेंज पे आप ट्रेड करोगे तो आपको टीडीएस लायबल है। हम्म। गवर्नमेंट बोलती है बायर, जो हम्म। मैं खरीद रहा हूं अगर आपसे, तो मेरी जिम्मेदारी है
कि हम्म। मैं जब भी आपसे खरीद रहा हूँ मैं आपके लिए टीडीएस काटूं और आपको मैं पैसे दूं रिमेनिंग 99% और 1% आपके पैन पे डिपॉजिट करूं। तो जिम्मेदारी किसकी है? खरीदने वाले की जिम्मेदारी है। हम्म। ठीक है। तो वो लाइबिलिटी कभी नहीं हटती है। गवर्नमेंट ये नहीं बोलती है कि अगर आप बाहर के एक्सचेंज पर जाके ट्रेड करते हो तो आपको टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। हम्म। भरना पड़ेगा। हम्म। बट प्रैक्टिकली क्या इशू आता है कि क्योंकि मैं जब एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहा हूँ या हम्म। मैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर जाके ट्रेड कर रहा हूँ या मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज पर कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी पता होता है कि ना मेरा ऑर्डर किसके साथ फिल हुआ। मैंने तो स्पॉट मार्केट पर ऑर्डर डाल दिया कि मुझे $1,000 का इथेरियम खरीदना है और हम्म। मेरा ऑर्डर फुलफिल हो गया। अब मुझे कैसे पता कि जो ऑर्डर फुलफिल हो रहा है वो उस साइड पर किससे हो रहा है? वो कोई एग्जैक्ट। इंडियन है, कोई बाहर का बंदा है, कौन है मेरे को पता ही नहीं है। और हम्म। ना मेरे पास कोई तरीका है मैं उसको कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैंने तो इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ऑर्डर डाला, मेरा ऑर्डर फुलफिल हो गया, मुझे जो क्रिप्टो खरीदना था मिल गया। हम्म। अब किसने बेचा मुझे पता ही नहीं है। हम्म। इसीलिए मेरे पास कोई तरीका ही नहीं है कि मैं कैसे उस बंदे को कांटेक्ट करूं, कैसे उस बंदे का पैन नंबर मांगू और कैसे मैं उसके अगेंस्ट डिपॉजिट करूं। बाहर का हुआ तो पैन भी नहीं होगा उसके पास। बाहर का होगा तो पैन भी नहीं होगा उसके पास। एग्जैक्टली exactly। तो इसीलिए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर ट्रेड करने पे ये नहीं है कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी तो है बट आपके पास चाहते हो अगर आप करना भी तो भी आपके पास तरीका नहीं है इसको कैलकुलेट करने का बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल चैलेंजेस। ऐसे हम्म। ही मानो मैं डेक्स पर ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक हम्म। है। मैंने यूनिस्वैप पर गया, मैं यूनिस्वैप पर स्वैप डाला। अभी जब मैं ले रहा हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर प्लेस हो रहा है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पे पीछे पे कोई मैच मेकिंग इंजन होगा, कोई और बेच रहा होगा या वो पूल से आ रहा है। अब मुझे अगेन नहीं पता कि वो किसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो एड्रेस पर कौन है, किसके साथ है, वो इंडियन है बाहर का है, कोई मैकेनिज्म नहीं है टू कम्युनिकेट। हेंस इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू contact that person and do the TDS वाला part। तो हम्म। this is one side of the TDS। Now coming to your question कि भैया वो इंटरनेशनल एक्सचेंज पर या डेक्स पर ट्रेड कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये चीज गलत है हम्म। क्योंकि कोई ना कोई एक्सचेंज, आज जैसे बड़े से बड़े एक्सचेंज भी उनका एंटिटी स्ट्रक्चरिंग होता है। कोई हम्म। कंपनी रजिस्टर्ड है एसवीजी में, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है यूएस में, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है दुबई में, कोई कंपनी रजिस्टर्ड कहीं ना कहीं इनका रजिस्ट्रेशन होता बिल्कुल है होता ना। है। तो हम्म। गवर्नमेंट तो और हर कंट्री का तो हम्म। एक बड़ा ग्रुप है। वो ग्रुप में देर आर लाइक 100 कंट्रीज के ऊपर वो उसके पार्ट है। तो हम्म। उसमें क्या होता है कि ये कंट्रीज के बीच में आपस में डील है कि हम्म। भैया अगर मेरे कंट्री के गवर्नमेंट को आपके कंट्री में कोई एक रजिस्टर्ड कंपनी का डेटा चाहिए या उनको कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेना है तो दे हैव टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा। तो कल के दिन अगर इंडियन गवर्नमेंट को जाके इंफॉर्मेशन लेना है कि भैया आप एबीसी कंट्री में हो, दूसरी कंपनी, हम्म। आपका ये पर्टिकुलर यूजर का मेरे को डेटा चाहिए कि इसने कितने ट्रांजैक्शंस किए, तो दे वुड हैव टू शेयर दैट इंफॉर्मेशन इफ दे आर पार्ट ऑफ दैट बिगर कंसोर्शियम ग्रुप। अच्छा। तो मानो कि है ना जो 100 कंट्रीज हैं, अगर वो 100 कंट्रीज इस ग्रुप के पार्ट है तो उन बाय लॉ दे आर मैंडेटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। तो हम्म। कल के दिन मानो यूएस में कोई एक बंदा है, यूएस गवर्नमेंट को इंडियन एक्सचेंज पे कोई एक यूजर का डेटा चाहिए, हम्म। तो वो अगर रीच आउट कर रहे हैं उस एक्सचेंज को तो वो एक्सचेंज को देना ही पड़ेगा वो डेटा। अच्छा। ओके। हाँ। तो इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को एक्सेस है आपके ट्रेड्स का और वो चाहेंगे तो वो आपके उस प्लेटफॉर्म को रीच आउट कर सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म को कंप्लाई करना पड़ेगा एंड दे हैव टू गिव दिस डेटा टू द इंडियन गवर्नमेंट। अगर वो नहीं कंप्लाई करते तो फिर व्हाट इंडियन गवर्नमेंट कैन डू, दे कैन पार्ट ऑफ दिस कंसोर्शियम, दे कैन राइट एन लेटर टू दी जिस कंपनी में वो रजिस्टर्ड है वो एक्सचेंज, हम्म। उस कंट्री को लेटर लिख सकते हैं कि हमको ये डेटा चाहिए बट आपके कंपनी पे ये प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है वो नहीं दे रहा है, आप इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लीजिए। या फिर इंडियन गवर्नमेंट बोल सकती है कि क्योंकि ये हमारे साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारे नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आज के बाद इंडियन यूजर्स इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकते, हम इनका एड्रेसेस और वेबसाइट ब्लॉक कर रहे हैं। ये रिसेंटली हुआ है। हाँ। हाँ। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट कैन टैकल दिस। तो गवर्नमेंट के पास भले ही आज इंफॉर्मेशन नहीं है, अपने को लग रहा है कि यार मैं तो इंडियन एक्सचेंजेस पर हुई नहीं, मेरा तो टीडीएस कट ही नहीं रहा है, तो सरकार के पास कोई पॉसिबल ही नहीं है और मैं इस साल नहीं फाइल करूंगा तो मैं बच गया, मेरा फाइलिंग हो गया, मेरा रिटर्न हो गया, मेरा रिफंड आ गया, मैं बच गया नहीं। इनकम टैक्स इंडिया में 7 साल तक केस खोल सकता है। तो मानो मैं ट्रांजैक्शन 2022 में कर रहा हूँ, 2029 तक इनकम टैक्स मुझे आके 2022 के ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स का डिमांड कर सकती है। तो हम्म। 2029 के साल में भी मेरे 2022 के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पे मैंने अगर टैक्स नहीं भरा है तो गवर्नमेंट कैन कम एंड आस्क मी
to pay the taxes for the 2022 transaction even in 2029. अच्छा, लल्लू ने ना इंडियन एक्सचेंजेस भी ट्राई करे, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस भी ट्राई करे, बट उसके काम के हिसाब से उसको ज्यादा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पसंद आ रहे हैं, कि उस पर बिल्कुल। ट्रेड करना पसंद आ रहा है। उस केस में उसको कंप्लायंट भी रहना है, वो नहीं चाहता कि कल को उसके घर पे इनकम टैक्स वाले आए, और वो ये भी चाहता है कि वो इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज करे। तो वो कैसे कर सकता है इस चीज को? तो देखो, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, टीडीएस का इशू है कि हाँ। टीडीएस में कैसे कैलकुलेट करूं। बट आई थिंक अभी एक चीज अच्छा क्या हो रहा है कि कुछ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इंडिया में आके रजिस्टर हो रहे हैं, और वो इंडिया के एफआईयू कंप्लायंट भी बन रहे हैं, इंडिया के हिसाब से टीडीएस भी काट रहे हैं। तो आपको मिक्स फ्लेवर मिल जा रही है कि है तो इंटरनेशनल एक्सचेंज, हम्म। और इंडियन लॉज के साथ भी वो अडाप्ट कर रहा है। तो आप उन एक्सचेंजेस पर जाके ट्राई आउट कर सकते हो जहां पर आपको बेस्ट ऑफ दी दोनों वर्ल्ड्स मिल जाएगा। एक, आप पूरी तरह से कंप्लायंट भी रह पाओगे। दूसरा, आप वही इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जो इंडिया में आ रहे हैं उन पे भी ट्रेड कर सकते हो। और इधर आप इंडियन एक्सचेंजेस भी आई थिंक अभी धीरे धीरे काफी मेच्योर हो रहे हैं, और उस पे वॉल्यूम्स भी अच्छा आ रहा है। तो आप डेफिनेटली अगर ट्राई करो इंडियन एक्सचेंजेस पे, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। बट एनी एक्सचेंज दैट इज बीइंग कंप्लायंट विद एफआईयू कंप्लायंसेस इंडिया में, हम्म। और टीडीएस से रिलेटेड वो कंप्लाई कर रहे हैं इंडिया में, तो आप एकदम आंख बंद करके उधर ट्रेड कर सकते हो। आपके लिए बाकी सारी चीजें आर गेटिंग सॉर्टेड। आपको बस लास्ट में उसका टोटल ट्रांजैक्शंस निकाल के कितना टैक्स बन गया वो टैक्स भर देना है। बट देन कंप्लायंस का, टीडीएस का जो सबसे बड़ा इशू है, वो आप उससे ना मतलब परेशान नहीं होंगे। आपका टीडीएस वाला पार्ट वुड बी टेकन केयर बाय द एक्सचेंजेस देमसेल्व्स। परफेक्ट। अगर मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करूं तो मैं ऑटोमेटिकली अगर वो यूज कर रहा हूं तो मैं अनकम्प्लायंट टू इंडियन लॉज से, इफ आई एम करेक्ट? टीडीएस के लिए आपको इश्यू आएगा, तो इसमें समझ लेते हैं बुरा से बुरा क्या होगा। तो हम्म। बुरा से बुरा ये होगा कि मानो आपने जितनी बार क्रिप्टो ट्रांसफर करा या जितनी बार आपने क्रिप्टो खरीदा, तो लेट्स से क्रिप्टो खरीदेगा का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं डॉलर्स से क्रिप्टो खरीद रहा हूँ उसको ही उसी पे टीडीएस आएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। मानो मैं एक क्रिप्टो को देके दूसरा क्रिप्टो ले रहा हूँ, स्वैप कर रहा हूँ। हाँ। तो स्वैप में मैं एक क्रिप्टो बेच रहा हूँ, मानो मैंने बीटीसी ईथर को स्वैप किया, तो मैं हम्म। बीटीसी बेच रहा हूँ बट मैं ईथर खरीद रहा हूँ। तो हाँ। दोनों बेच भी रहे हैं, दोनों पार्टीज खरीद भी रहे हैं। तो हम्म। दोनों के केसेस में आपको टीडीएस लगेगा। वो आपके लिए ईथर पे टीडीएस काटेगा, आप बीटीसी पर टीडीएस काटोगे, जो आप खरीद रहे हो उस पे आपको टीडीएस काटने। तो हम्म। इस केस पे आपको इश्यू आएगा। तो बुरा से बुरा क्या होगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि है ना, आपने 10 लाख रुपए का बिटकॉइन खरीदा, हम्म। उसके ऊपर आपको 10,000 रुपए का टीडीएस जमा करना चाहिए था। हम्म। क्योंकि आपने टीडीएस जमा नहीं किया, तो हर दिन के हिसाब से 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी, अप टू द टोटल टीडीएस अमाउंट। तो 10,000 की जगह 10,000 और, तो अभी मुझे टोटल 20,000 के ऊपर, मतलब पेनल्टी बढ़ बढ़ के मैक्सिमम 10,000 और हो सकती है। 10,000 मेरे को भरना था, पेनल्टी अमाउंट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 10,000। तो अभी 10,000 की जगह मुझे 20,000 का टीडीएस जमा करना पड़ेगा। हम्म। दैट इज लाइक वन केस। सेकेंड केस हो जाएगा कि गवर्नमेंट बोलेगा कि नहीं नहीं, यहाँ तो आप है ना इंडियन के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, आप हम्म। तो कोई फॉरेनर के साथ ट्रेड कर रहे हो, हम्म। आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे। तो वहां पर गवर्नमेंट माइट साइड कि आपको है ना लाइक, एक और सेक्शन है जिसपे क्रिप्टो का सेक्शन नहीं आता है, बट गवर्नमेंट में एक और सेक्शन है 195 करके हम्म। टीडीएस का। तो गवर्नमेंट बोलेगी अब आप शायद 195 वाले सेक्शन में आपको 20% टीडीएस काटना था, तो 20% का पूरा अमाउंट यानी कि 20,000। तो 20,000 और 20,000 का पेनल्टी, तो अप टू मैक्सिमम आपका मानो लाइबिलिटी आ सकता है 40,000 रुपीज का, 1 लाख के ट्रांजैक्शन के ऊपर, 10 लाख के ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो मतलब 40% ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, और कम से कम हो सकता है 1% का डबल, तो 2%। तो दिस कुड बी योर टोटल पेनल्टी जो आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, यानी टीडीएस मेरा 40,000 रुपये अगर बस के सिनेरियो में देख रहा हूँ तो उतना कट जाएगा, है ना? और एट द सेम टाइम 30% टैक्स तो लगी है। हाँ, तो आपको कटेगा नहीं, आपको काटना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। तो अगर जमा करने का मैकेनिज्म नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते उसको, यस। तो वो बहुत मतलब, अपन अगर 195 के बारे में बात करेंगे ना, तो 195 एकदम अपने आप में अलग चीज है। और उसमें क्या होता है कि दूसरे में तो मैं किसी और के पैन नंबर पे टीडीएस डिडक्ट कर रहा हूँ, तो अगला ले भी सकता है उसको वापस, उसके अकाउंट पे जमा हुआ है। बट 195 में मेरे पास पैन नंबर ही नहीं है, तो वो टीडीएस को कोई रिफंड भी नहीं ले सकता। वो टीडीएस बस ऐसा मान लो आपने दान कर दिया सरकार को। अच्छा। दूसरा टीडीएस तो मैं ले सकता था वापस, बट ये वाला टीडीएस तो मैं दान के जैसे कर रहा हूँ। तो मतलब दैट इज द वर्स्ट केस दैट इट कैन हैपन टू यू। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में जितना का टीडीएस भरना था उतना टीडीएस नहीं भरा है, तो उतना ही अमाउंट का पेनल्टी लग जाएगा, तो डबल हो जाएगा आपका टोटल अमाउंट।
तो हाँ। इसीलिए ट्राई करिए आप ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म्स टीडीएस खुद से कंप्लाई कर रहे हैं उस पे आप रहोगे तो मतलब काफी सॉर्टेड है आपके लिए चीजें, हम्म वरना थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं इन फ्यूचर। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रहे हैं हम अभी, टॉप 5 इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर। तो उसके अंदर हमने ऐसे ही एक्सचेंजेस बताए जो कि टीडीएस काटते हैं, ताकि लोग कंप्लायंट रह सके। हमने इंडियन एक्सचेंजेस यूज़ कर लिए। हमने जब बाय सेल करा तो उस पर हमारा टीडीएस भी कटा। उसके बाद अब ये टीडीएस कट गया, और जैसा कि आपने बताया था कि ये टीडीएस हमको वापस, पूरा की पूरा अमाउंट हमको वापस मिल जाएगा। काइंड ऑफ ये एडवांस टैक्स है जो गवर्नमेंट आपसे ले रही है, जो कि बाद में आपको दे देगी। इसको क्लेम कैसे करें? यानी बहुत सारे लोग नूब हैं, उनको नहीं मालूम, पहली बार करने वाले हैं ये चीज़। बिल्कुल। काफी अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम्म। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले आप ट्रेड करते हो। हाँ। ट्रेड करने पे आपको 30% का टैक्स लायबिलिटी जो आता है वो आता है, या फिर टीडीएस आ सकता है, दोनों चीजें आ सकती है। अभी टीडीएस तो आपके अकाउंट पर जमा हो गया ऑलरेडी, ये आपके लिए डिपॉजिट हो गया। 30% का जो टैक्स है वो आपको हर क्वार्टर में, साल में 4 बार आपको कैलकुलेशन करके आपको देना पड़ता है सरकार को, ओके। एडवांस टैक्स की तरह से। ओके। हाँ। तो साल में आपको, जैसे अगर आपने मानो साल भर में आपका दिख रहा है कि 10 लाख का इनकम है, तो सरकार बोलती है कि भैया आप पहले क्वार्टर में मेरे को है ना इसका 15% दे दो, दूसरे क्वार्टर में 25% दे दो, तीसरे क्वार्टर में मतलब ऐसे अलग अलग परसेंट है, मैं एग्जैक्ट परसेंट मुझे याद नहीं है। बट हम्म। आपको गवर्नमेंट बोलती है कि हर क्वार्टर मेरे को परसेंट दे दो, जिससे कि मार्च 15 तक, हम्म। 2000 मतलब जिस भी साल का मार्च 15 जो यानी कि मेरा ईयर खत्म होने वाला है, तब तक ऑलमोस्ट मैं 100% मेरा अमाउंट दे चुका होता हूँ टैक्स, जो मेरे को गवर्नमेंट को देना होता है। हम्म। तो ये मैं एडवांस टैक्स के जैसे भरता जाता हूँ। अभी जब जून और जुलाई का महीना आता है, जून और जुलाई में जो मैंने, मानो अभी ये साल का एग्जांपल ले लेते हैं, जून या जुलाई 2024, इसमें मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न मुझे फाइल करना होता है। ठीक हम्म। है। इनकम टैक्स का जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा, तो ये मैं रिटर्न फाइल करूंगा फॉर ऑल माय ट्रांजैक्शंस दैट आई हैव डन फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से हम्म। 31 मार्च 2024 तक। ये जो हम्म। पिछले साल का जो मेरा पूरा ट्रांजैक्शंस हुआ है उसका मैं रिटर्न फाइल करूंगा जून या जुलाई महीने में। तो हम्म। जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो दो चीजें देखी जाएगी। एक, मेरा पूरा इनकम कितना है, हम्म। पूरे साल भर में मैंने कितने कमाया, कितना मुझे टैक्स भरना था, तो हम्म। उससे मेरे को पता चल जाएगा कि कितना मुझे देना है। हम्म। सेकंड, ऑलरेडी मेरा टीडीएस कटा हुआ होगा, ऑलरेडी मेरा एडवांस टैक्सेस जमा किया हुआ होगा। हम्म। ठीक है। तो टीडीएस और एडवांस टैक्स के हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कि कितना देना है और मैं कितना दे चुका हूं। ओके। तो अगर मैंने कम दिया है तो मुझे सिर्फ बैलेंस अमाउंट दे देना है। तो मानो मेरे पास टोटल मेरा एडवांस टैक्स और टीडीएस जमा करके 50,000 रुपए, और मुझे टैक्स भरना है मेरा पूरा इनकम के हिसाब से मुझे 60,000 का टैक्स भरना है, ओके। तो मैं 10,000 के ऊपर टैक्स भर दूंगा। जो सिर्फ डिफरेंस है, मुझे वापस से 60,000 नहीं भरना है, वापस से 50,000 क्लेम नहीं करना है, नहीं। हम्म। 60,000 देने पे 50,000 दिया हुआ है, 10,000 ही और भरूंगा बस। ओके। बट मानो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, 60,000 की जगह मुझे बस 30,000 ही मेरा पूरा इनकम आ रहा है पूरे साल भर का, ओके। बट मेरा टीडीएस ऑलरेडी जमा है 50,000 का, तो हम्म। मुझे 20,000 का रिफंड मिलेगा सरकार की ओर से। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, लोग सोचते हाँ। हैं टीडीएस कर दिया तो भर दिया बस चला गया हाथ से, नहीं। हम्म। आपको वो पैसा रिफंड मिल सकता है। ओके। तो आप जब जून और जुलाई में जाओगे अपना पूरा पिछले साल का इनकम कैलकुलेट करोगे तो आपको वो रिफंड मिलेगा। तो जब हम्म। आप ये इनकम कैलकुलेट करोगे तो ये इनकम में आपका सैलरी भी आ जाएगा, आपका क्रिप्टो का कमाई भी आ जाएगा, लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में लगा रहे होंगे पैसा, उसका भी इनकम आ जाएगा, हम्म। लोगों को अपने सेविंग्स बैंक पे इंटरेस्ट मिलता होगा वो भी आ जाएगा। तो ये सारे इनकम सबको कैलकुलेट करके आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है, उसका रिटर्न फाइल करना है। उसमें देखा जाएगा कि कितना आपने एडवांस टैक्स भर दिया, कितना आपने टीडीएस भर दिया। जो बैलेंस है वो आपको पे करना है। अगर आपने ज्यादा जमा कर रखा है तो आपको रिफंड मिलेगा। अच्छा जी। ओके, हाँ ये मेरे साथ हुआ भी है। हाँ ये होता है, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि रिफंड मिलता है, तो लोग फाइल नहीं करते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम्म। अगर आपने फाइल नहीं किया तो आपने रिटर्न नहीं भरा अपना, अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो आप नॉन कंप्लायंट हो। हम्म। तो सिर्फ, तो सबसे पहले प्रोसेस है आपको आपका ट्रेड करना है। ट्रेड करने के बाद आपको टैक्स रिपोर्ट निकालना है, हम्म। जिससे रिपोर्ट से आपको पूरा पता चलेगा कि कितना मेरा टोटल गेन्स है, कितना मैंने कमाया, कितना नहीं। और हम्म। फिर इसके बाद आपको ये रिपोर्ट अपने सीए को देना है या फिर खुद से इनकम टैक्स फाइल करना है। तो ये 3 स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है इन योर कंप्लीट जर्नी। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और सेकंड स्टेप में कॉइनेक्स हेल्प कर सकता है अपन को इनकम का, जो अपना क्रिप्टो का जो भी टैक्सेशन है वो निकालने में। बिल्कुल, सेकंड के थर्ड भी हम लोग कर रहे हैं। तो इस साल हम लोग ब्लेंडेड लेके आ रहे हैं। आप आओ,
टैक्स रिपोर्ट निकाल सकते हो, या हम्म, टैक्स रिपोर्ट के साथ आप सीए का भी प्लान ले लो जो आपको फाइलिंग कराने में भी हेल्प कर देगा। तो आप दोनों को ही एक साथ ले सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा प्लान चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप आराम से लेके एक ही क्लिक में आप पूरा का पूरा प्लान ले सकते हो। 24 से 48 घंटे में आपको सीए साइन हो जाएगा, और आपका रिटर्न 7 दिन के अंदर, जब से फॉर्म लाइव होगा 7 दिन के अंदर आपका रिटर्न भी फाइल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमने एकदम ऑटोमेटेड और स्ट्रीमलाइंड करके रख दिया है कॉइनिक्स में। परफेक्ट, साउंड्स गुड। यानी काफी इजी हो जाएगा किसी के लिए भी पहली बार टैक्स भरने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर पी टू पी कर रहा हूँ या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर पी टू पी कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर टीडीएस कैसे काटना है? और बाय चांस अगर मैं पास्ट में भूल गया हूँ टीडीएस काटना, तो फिर वो एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट करने वाला है? अगेन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुजल भाई। तो P2P जब मैं कर रहा हूँ तो एक्सचेंजेस खुद से टीडीएस नहीं काटेंगी, क्योंकि मैं खुद सामने वाले से डील कर रहा हूँ, है ना। हम्म। तो इस केस में मुझे, जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे सामने वाले से उसका पैन नंबर लेना है, और मुझे हाँ। उसका, मानो मैं अगर 1 लाख का क्रिप्टो खरीद रहा हूँ, तो मुझे उसके हाँ। अकाउंट में 99,000 ट्रांसफर करने हैं, 1,000 हाँ। उसके पैन कार्ड के अगेंस्ट मुझे डिपॉजिट करना है। और अच्छा। मानो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ अप्रैल महीना में, तो मई महीना हाँ। के 7 तारीख के पहले मुझे वो हाँ। 1,000 रुपये जमा कर देने हैं, उसका टीडीएस का चालान भर देना है। तो इसके लिए मेरे को एक प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो अमाउंट भर के एक टीडीएस का चालान भर देना होगा। प्लस हम्म। हर क्वार्टर में, तो मानो जो मेरे हम्म। ट्रांजैक्शन हुए अप्रैल मई जून के महीने में, उसको मुझे हम्म। जून के एंड में टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है, वो रिटर्न भी फाइल करना होगा। तो मेरे को अच्छा। एक तो चालान भरना है और उसका रिटर्न फाइल करना है, खुद ही से ये सारा चीज करना होगा अगर मैं P2P ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। और मानो मैं पिछले कोई मर्चेंट का ट्रांजैक्शन किया था उसके साथ, और मैंने उसका हम्म। टीडीएस नहीं काटा, तो उसका हम्म। टीडीएस पे आपको हर दिन 100 रुपए का पेनल्टी लग जा रहा है। अब उस मानो मैंने मार्च में ट्रांजैक्शन किया था, तो अप्रैल 7 से मैंने जब तक टीडीएस नहीं भरा, तो हर दिन का 100 रुपए मुझे ट्रांजैक्शन पे पेनल्टी लग रहा है। तो मुझे उस दिन से आप टीडीएस का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका पैन नंबर लेना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। प्लस क्योंकि मुझे 7 तारीख तक भरना था, आज 10 तारीख हो गया है, तो 3 दिन का 300 रुपये पेनल्टी भी मुझे भरना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मानो मैं एक महीने का डिले कर दिया, तो मुझे 3,000 रुपये पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो जितना अमाउंट, एंड दिस पेनल्टी इज मैक्सिमम अप टू टोटल टीडीएस अमाउंट। तो मानो टोटल टीडीएस 1,000 रुपए का भरना था, तो पेनल्टी बढ़ बढ़ के 1,000 रुपए तक ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि 1 लाख रुपए की पेनल्टी हो गई है। तो पेनल्टी अमाउंट वुड ओके। बी मैक्सिमम ऑफ द टीडीएस अमाउंट। तो इस तरह से आपको पूरा आपका टीडीएस कैलकुलेट करके, पेनल्टी कैलकुलेट करके, आपको चालान डिपॉजिट करना है महीने के 7, अगले महीने के 7 तारीख के पहले, और उस क्वार्टर का आपको रिटर्न फाइल करना है क्वार्टर खत्म होते ही। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उस व्यक्ति ने फॉर एग्जांपल पिछले 1 साल तक 2 साल तक पी टू पी ही करा है, और अभी उसका मन नहीं है कि वो अभी चालान करे, उसके ऊपर पूरा जाकर देखे, क्योंकि बहुत सारे उसने एक्सचेंजेस यूज करे थे उस समय। तो और वो ये राउट को चूज करता है कि उसको नहीं भरना है पी टू पी, हाँ वो अब आगे से करना चाहेगा बट पिछला नहीं करना है, तो इस सिनेरियो में क्या हो सकता है? वही आपकी लायबिलिटी तो थी, आपने भरी नहीं, तो गवर्नमेंट, जब भी आपका केस अगर आया सामने में और गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजा, तो आपको बोलेगा कि आपको भरना है, तो उस टाइम पर आपको भरना पड़ेगा, और आपको पेनल्टी के साथ भरना पड़ेगा। तो मैक्सिमम वुड बी लाइक 100% ऑफ द पेनल्टी। तो गवर्नमेंट बोल देगा कि ना, आपको 10,000 का टीडीएस काटना था, आपने नहीं काटा, तो पहले तो 10,000 का टीडीएस भरो। प्लस आपने 1 1.5 साल से नहीं काटा, तो ये पेनल्टी बढ़ बढ़ के अब 10,000 रुपये और हो गई है, तो ये 10,000 का पेनल्टी भी भरो, तो आपको टोटल 20,000 रुपये भरना पड़ जाएगा। अच्छा, और फॉर एग्जांपल किसी का मन करा कि नहीं चलो मैं भर देता हूँ टीडीएस, है ना, तो कौन से डेट से मुझे शुरुआत करना चाहिए? 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2023, कब से शुरुआत करनी चाहिए? वो तो हो सकता है 5 साल से कर रहा हो ये चीज। काफी अच्छा क्वेश्चन है। टीडीएस का लॉ है 1 जुलाई 2022 से। तो टीडीएस 1 अप्रैल से टैक्सेस लग गया है, बट 1 जुलाई 2022 से टीडीएस एप्लीकेबल हुआ है। तो 1 जुलाई हाँ। 2022 के ट्रांजैक्शंस के बाद ही मुझे टीडीएस कैलकुलेट करना होगा। फिर से जब लल्लू ने इतनी सारी कहानियां सुनी कि भैया इस लेवल पे टैक्स लगता है, ये सब करना पड़ता है, वापस वो कल्लू के पास गया एडवाइस मांगने के लिए, तो उसने बोला कि भाई तू चिंता मत कर, क्रिप्टो टैक्स तभी लगता है जब आप पैसा आईएनआर में यानी इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लेते हो और उसको अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हो, विड्रॉ करते हो। वो तब नहीं लगता है जब आप क्रिप्टो को सेल करते हो। तो इसमें कितनी सच्चाई है? पूरा पूरा झूठ है। तो मैंने जैसे बताया आपको, हर क्रिप्टो ट्रांसफर पे आपका टैक्स लगता है।
तो आप एक क्रिप्टो को दूसरे में ट्रांसफर कर लो, दूसरे में आप ट्रेड कर लो, स्वैप कर लो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में विड्रॉ कर लो, एयर ड्रॉप आ गया, आते साथ ही मेरे को टैक्स लग जाएगा। तो आईएनआर का या बैंक में विड्रॉ करने का कोई वास्ता ही नहीं है, मतलब कोई रिलेशन ही नहीं है। अच्छा। जैसे ही आपने वो इवेंट आ गया, आपके लिए वो टैक्सेबल बन गया, भले ही आपने उसको होल्ड कर रखा है, यानी कि मतलब मैंने बिटकॉइन को ईथर में कन्वर्ट कर लिया, अब मैं ईथर को ही होल्ड कर रहा हूँ। बट अगर मैंने बिटकॉइन को 10,000 में खरीदा और जब कन्वर्ट किया उसको ईथर पे 15,000 पे, तो 5,000 पे मुझे टैक्स लग ही गया, सिंपल। हाँ। भले ही मैंने ईथर को आईएनआर में नहीं बेचा या उसको बैंक में नहीं विड्रॉ किया, उससे कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें कुछ यूएसडीटी टू आईएनआर कन्वर्ट करेंगे तब टैक्स लगेगा, या आईएनआर टू यूएसडीटी, इसमें कुछ है क्या सिनेरियो? कुछ भी नहीं, सिर्फ जैसे ही आपने क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रांजैक्शन भी कर लिया, हाँ। एक क्रिप्टो को दूसरे फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया या उसको ट्रांसफर कर दिया किसी और को, इन ऑल ऑफ दीज केसेस आपके लिए टैक्सेबल है। ओके, ठीक है, उसमें जित इमटेरियल की वो आईएनआर पे आया है, या इमटेरियल वो यूएसडीटी पे, इमटेरियल वो स्टेबल कॉइन पे, इमटेरियल अपने बैंक में विड्रॉ के, कोई वास्ता नहीं है। ओके। क्रिप्टो अगर ट्रांसफर हो गया तो आपके लिए टैक्सेबल बन गया। और ट्रांसफर यानी कि ये नहीं कि मैं किसी और को दे रहा हूँ, मैंने बिटकॉइन को ईथर में कन्वर्ट कर लिया तो इसको भी ट्रांसफर बोलते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ओके, गॉट इट। अब जब उसने ये सब सुना कि भाई साहब इन सब चीजों में भी टैक्स लग रहा है, विड्रॉल अपने बैंक में डालो नहीं डालो, ट्रांसफर करने पे लग रहा है, फिर वो वापस कल्लू के पास गया, और उसने एडवाइस मांगी, अब क्या करूँ ब्रो? तो कल्लू ने इस बार बोला कि ब्रो, सबसे बेस्ट तरीका है क्रिप्टो टैक्स के रिटर्न्स के मजे भी लेना है, और साथ में टैक्स नहीं देना है तो जाकर एफएनओ ट्रेड करो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करो क्रिप्टो में जाकर, वहां पर फ्लैट 30% क्रिप्टो टैक्स नहीं लगता है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? तो इसमें दो तीन चीजें हैं। हम्म। इसमें एक है कि आप जब उसको, इसमें कुछ लोग लॉस को ऑफसेट करते हैं। तो हम्म। क्योंकि फ्यूचर्स हैं, ट्रांजैक्शंस, ये डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं है, तो हम्म। आप पोजीशन खोल के रखे हो, कोई पोजीशन पे आपको प्रॉफिट होगा, कोई पोजीशन पे आपको लॉस होगा, तो हम्म। आपको रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा होगा हर पे। तो हम्म। कुछ सीएस बोलते हैं कि इस पे हम नेट पर ही टैक्स भरेंगे, हम पूरे पर नहीं भरेंगे। प्लस इसमें टीडीएस भी नहीं कटता है, ना टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है। बहुत सारे एक्सचेंजेस टीडीएस काटते ही नहीं है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो हम्म। फ्यूचर्स पे बंदा ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स पे जब ट्रेड कर रहा है तो उसको है ना टीडीएस भी का लायबिलिटी भी नहीं है, प्लस उसको लॉस भी ऑफसेट कर पा रहा है, तो जितना एक्चुअल में कमाए उतने के ऊपर ही देना है। बट क्योंकि आपका सेटलमेंट हो रहा है यूएसडीटी में, मतलब मोस्ट ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स यूएसडीटी में ही सेटल करते हैं आपको। हम्म। तो वो पर्टिकुलरली लाइक जब भी आप अपना पोजीशन खोलते हो, तो आपको जो सेटल करते हैं वो एक क्रिप्टो में ही आ रहा है। तो जो हम्म। सेटलमेंट आपको क्रिप्टो पर ही आया, वो पूरा अमाउंट 30% के हिसाब से ही टैक्सेबल होगा। बट यहाँ पर आपको लॉस ऑफसेट करने का मौका मिल गया और टीडीएस नहीं है, वो वाला भी मजा आ गया। ओके। ओके, गॉट इट। तो यानी इन शॉर्ट यहाँ पे फ्लैट 30% नहीं लगेगा, राइट? हाँ, अभी इसमें कुछ एक्सचेंज क्या कर रहे हैं, वो आईएनआर के फ्यूचर्स लेके आए। तो अच्छा। वो बीटीसी आईएनआर का फ्यूचर्स कर रहे हैं, तो उसमें सेटलमेंट आईएनआर पर आ रहा है, ना कि कोई क्रिप्टो पे। हाँ। तो जब वो आईएनआर पे सेटलमेंट आ रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि है ना, ये तो क्रिप्टो आया ही नहीं मेरे पास, हाँ। मेरे को तो सेटलमेंट ही आईएनआर पे आया है, तो मैं इसको नॉर्मल इनकम के जैसे ट्रीट करूंगा, 30% पर नहीं लेके जाऊंगा। हाँ। हाँ। तो ये वाला एक ग्रे एरिया है, इस पे कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, ये इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि कौन सीए इसको कैसे मान रहा है। कोई सीए बोलता है कि अगर आपके पास सेटलमेंट आ रहा है क्रिप्टो में, तो आपको 30% देना पड़ेगा। बट क्योंकि उधर सेटलमेंट क्रिप्टो पे नहीं आ रहा है, आईएनआर पे आ रहा है, तो शायद आपको 30% नहीं देना पड़ेगा, नॉर्मल इनकम के जैसे आप इसको यूज कर सकते हो। अब लल्लू जी है ना, कल्लू जी से एडवाइस लेके थक गए, क्योंकि हर बार उन्होंने काफी बकवास एडवाइस दिए, काफी गलत सजेशंस दिए, अब वो डायरेक्टली हमारे पास ही आए ये पूछने के लिए कुछ ऐसा तरीका बता दो जिससे 0% क्रिप्टो टैक्स लगे। ऐसा कोई तरीका है? इफ यस, प्लीज बताइए, प्लीज शेयर करिए। इंडिया में रह के तो नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कमा रहे हो और आपको लग रहा है कि है ना भैया, अब मैं मतलब है ना लाइक इंडिया में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं कहीं बाहर शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो हम्म। बहुत सारे लोग के मन में ये होता है कि यार दुबई चल जाते हैं, वहां तो टैक्स हेवन है, तो वहां हाँ। पर मेरा पूरा टैक्स। बट ये इतना सिंपल है नहीं जितना सुनने में लग रहा है। हम्म। इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज। हम्म। एक, अगर आपने इंडिया से पैसा कमाया और क्रिप्टो पे लगाया, हम्म। मानो अभी तक आप इंडिया में ही थे, इंडिया में ही रहते थे, इंडियन में ही आपने पैसा कमाया और उसको क्रिप्टो पे लगाया, अब आप दुबई चले गए, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि अब के बाद जो प्रॉफिट हो गया वो सारा दुबई पे टैक्स देना है, नहीं। जो इंडिया से कमाया था उसका टैक्स हमेशा आपको इंडिया में ही देना है।
जो इंडिया से पैसा आपने लगाया और इंडिया पे ही आपने मतलब इंडियन मनी से आपने इन्वेस्ट करके लगाया और इंडिया में उसका टैक्स आपको इंडिया पर देना है। बट हम्म, अगर आप मानो दुबई में शिफ्ट हो गए, अब वहां की कोई कंपनी में आप जॉब करने लगे, वहां से आपको कुछ पैसे आने लगे, अब हम्म, उन पैसों को आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, हम्म, तो वो वाले इनकम को जब आप नया दौर से आप वापस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो और वहां पर जो प्रॉफिट आ रहा है उसके ऊपर आपको दुबई के हिसाब से टैक्सेस देना पड़ेगा, ना कि इंडिया के हिसाब से। बट सिंपल आप शिफ्ट हो जाओगे तो आपका टैक्स का लायबिलिटी नहीं खत्म होगा, जो इंडिया से आपने लगाया था और कमाया था उसका सारा पैसा आपको टैक्सेस इंडिया में ही देना पड़ेगा। प्लस सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं भैया दुबई चला गया, कुछ दिन वहां रह रहा हूँ कुछ दिन इंडिया में रह रहा हूँ, तो नहीं। सरकार ये बोलती है कि आपको मतलब मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंडिया से बाहर रहना है, तभी आप उस कंट्री के टैक्स रेसिडेंट कहलाओगे। तो है है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपको कंजर्वेटिव साइड पे 220 दिन के ऊपर, साल में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 होते हैं, उसमें से सरकार बोलती है 220 दिन के ऊपर आपको इंडिया के बाहर रहना है, तब जाके आप उस कंट्री के टैक्स रखोगे। अगर आप 220 दिन मतलब मैं 6 महीना इधर हूँ 6 महीना उधर हूँ तो भी नहीं चलेगा, हाँ, 180 दिन इधर हूँ 180 दिन बाहर हूँ तो नहीं चलेगा। हम्म, आपको 220 दिन के ऊपर बाहर रहना है, 220 दिन से कम मतलब बाकी का टाइम जो है उससे कम आपको इंडिया में रहना है। अगर आप यही कंडीशन फॉलो कर रहे हो तब आप उस कंट्री के टैक्स सिटीजन हो, टैक्स रेसिडेंट हो, और आप वहां का टैक्स भरोगे। बट हम्म, अगर आप 6 महीना इधर हो 6 महीना उधर हो तो आपको इंडिया में टैक्स भरना पड़ सकता है। अच्छा। ओके, ये पहला ऑप्शन था अपने पास, दुबई शिफ्ट हो जाओ, उसमें भी आपने टर्म्स बता दी, इतना इजी नहीं है। और क्या, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तरीके कुछ बताइए टैक्स जीरो करने के। टैक्स जीरो करने की आई थिंक इसके अलावा तो और इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। तो यही है बस। बट इसमें वही अपने इसके चैलेंजेस है, आपको अपने फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, आपके उधर के इनकम मतलब उधर का एक्सपेंसेस चालू हो जाएगा। अभी आप इंडिया में रहते हो तो आपका लाख रुपए का खर्चा आता है, बाहर रहोगे तो आपका महीने का 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का खर्चा आएगा, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर इन। हाँ, तो मतलब वो सारी चीजें, तो अगर कोई मतलब एक्चुअल में सोच रहा है ऐसे शिफ्ट करने का तो उसको ये सारा एंगल सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं इंडिया में कितना कमा रहा हूँ, बाहर कितना कमाऊंगा। सारा इकोनॉमिक्स वर्क करने के बाद अगर उसको फिर भी लगता है तो फिर वो वैसा डिसीजन लेगा। बट हाँ मतलब ये आई थिंक इंडिया के लिए काफी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कितने सारे डेवलपमेंट्स इंडिया से हो रहे हैं, कितने लोग इंडिया में क्रिप्टो को यूज करना चाह रहे हैं, कितने सारे लोग क्रिप्टो से कितने अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। बट इन द एंड बिकॉज ऑफ दिस टैक्सेशन फ्रेमवर्क, इन द एंड बिकॉज ऑफ दिस अनक्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज, तो बहुत सारे लोग मतलब ये सोच भी रहे हैं कि मुझे इंडिया से बाहर जाना है। मतलब टेक्निकली मैं आपको बताऊं ना तो लोगों को नहीं मन है अपने देश से बाहर जाने का, अगर इंडिया में फ्रेमवर्क आ जाएगा तो हाँ, उनको यहीं रह के करना है सारा चीज। हाँ, बट क्योंकि उनके भी मतलब आदमी देखता है कि यार मैं कमा रहा हूँ लाख रुपए, उसमें से 30-40 हजार रुपए मैं टैक्सी दे रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं बच रहा, फिर मैं लॉसेस को भी ऑफसेट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारा चीज तो मैं इन दी एंड कुछ कमा नहीं रहा हूँ बट मैं टैक्सेस इतना दे रहा हूँ। तो क्या है फिर आदमी मजबूरन सोचेगा कि मैं क्या करूँ। तो हम्म, इसमें लोगों को भी मैं ये बुरा नहीं बोल सकता हूँ कि आप है ना मतलब आप लाइक अपने देश के अगेंस्ट जा रहे हो, बट उनके पास भी बेचारों के पास क्या चॉइस है। एग्जैक्टली exactly। वही वही सबसे बड़ा पंगा है। अच्छा, तो आपने बताया जीरो टैक्स करने का तरीका एक यही है कि दुबई, उसमें आपने सारे टर्म्स वगैरह बताए, ठीक है, यहाँ कोई दूसरी टैक्स हेवन कंट्री, कोई तरीका है कि हम मिनिमाइज कर सकें, यानी ये जो टैक्स इतने सारे लग रहे हैं उसको थोड़ा कम कर सके, कोई ट्रिक्स हो सके आपके साइड से। तो हम्म, एक चीज है, जैसे कॉइनेक्स के प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग क्या करते हैं, मानो आप अपना ट्रेड हिस्ट्री डाल रहे हो, हाँ, ठीक है, तो बहुत बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे क्योंकि पिछले साल का रिपोर्ट निकालना है तो मैं सिर्फ पिछले साल का ट्रेड्स डाल दे रहा हूँ। बट आपके तो पुराने ट्रांजैक्शंस भी होंगे, हम्म, आपने तो सिर्फ पिछले साल में ट्रेडिंग चालू नहीं करी है, उसके पहले भी आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो हम्म, आपका कुछ ना कुछ बैलेंस आ ही रहा है पहले भी। तो हम्म, अगर आप कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म पे सिर्फ डेटा 1 अप्रैल के बाद से डाल रहे हो, हम्म, तो कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म को पता ही नहीं है कि आपके पास जो पुराने क्रिप्टो लिए हुए हैं वो कितने प्राइस पर लिए हुए हैं। हाँ, तो जब हम आप सेल कर रहे हो तो हम्म, कॉइनेक्स को आप सिर्फ सेल अमाउंट दिख रहा है कि मानो दिख रहा है कि 10 ईथर थे, 10 ईथर आपने बेच दिए हम्म, 50,000 USDT के लिए। हाँ, बट वो 10 ईथर खरीदे कितने में वो पता ही नहीं है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से क्या होगा, क्योंकि आपको प्राइस खरीदने का नहीं पता है तो कॉइनेक्स या बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म उसको जीरो कंसिडर करेगा कि आपका ये फ्री में खरीदा हुआ है और आपको पूरा 50,000 के ऊपर टैक्स बताएगा। अच्छा, बट एक्चुअल में ऐसा केस होगा नहीं, हम्म, क्योंकि बंदे ने भैया
मतलब 20-30 हजार 40 हजार रुपए लगा, डॉलर लगा के वो इथर खरीदे होंगे और उसको बाद में कन्वर्ट करा, तो एक्चुअल में उसका 30-40 हजार डॉलर का एक्चुअल में कॉस्ट होगा। हम्म तो इसके लिए हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है हम्म उस प्लेटफॉर्म पे, तब से आप सारा ट्रांजैक्शंस डालो। हम्म कॉइनेक्स आपको उतना ही चार्ज करेगा जितना आपके इस ईयर के ट्रांजैक्शंस हैं। हम्म तो आपको प्राइसिंग पे कोई फर्क नहीं आएगा, बट आपका टैक्सेस पे बहुत फर्क आ जाएगा क्योंकि आपने पहले से सारे ट्रांजैक्शंस डाले। एंड ये एक फीचर ही है जहां पर हम आपको सीधा सीधा अमाउंट दिखा देते हैं कि कितना अमाउंट आप बचा सकते हो अगर आप पुराने ईयर के ट्रांजैक्शन जानते हो। तो लोगों को बहुत ये क्वेश्चन आता है, उनको समझने में डिफिकल्टी आता है कि क्यों मेरे से पुराने साल का भी ट्रांजैक्शन मांग रहे हो, मैं तो सिर्फ इसी साल का रिपोर्ट निकालने आया हूँ, हम्म पिछले साल का भी डेटा आप देके क्या करोगे मेरा। हम्म, मतलब इसका पूरा का पूरा थॉट ये है कि हमको अगर नहीं पता आप पहले कितने में खरीदे हो तो हम कैसे निकालेंगे आपका प्रॉफिट या लॉस कैसे। सही बात है। तो ये एक अच्छा तरीका है, इससे आप मतलब पूरा एक्यूरेट डेटा निकालोगे, हम्म। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड आपको पूरा एक्यूरेट एकदम इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कितना टैक्स बनना चाहिए, उतना ही डेटा आपको पूरा निकल के आएगा सामने में। ओके, वो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं टैक्स को। और क्या तरीके हो सकते हैं? इंडिया में तो कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं क्योंकि लॉसेस नहीं ऑफसेट है। बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, टैक्स लॉस आप हार्वेस्ट कर सकते हो। Yes. मतलब मानो आपने कमाए 1000, उसमें से अभी जो आपने होल्ड करके रखा है वो करेंसी वो क्रिप्टोज डाउन होके रखे हैं, तो हम्म आप उसको मार्च महीने में बेच दो, अप्रैल महीने में वापस खरीद लो। तो हम्म क्या है, मार्च में आपको 1000 पर टैक्स देना था, बट क्योंकि आपको लॉस भी हो रहा है 700-800 का, तो आप हम्म 700-800 को बेच दिए, दोनों को कंबाइन कर लिया, अब आपको भैया 200 पर ही देना है। तो ये एक तरीका बाहर की कंट्रीज पर होता है, बट क्योंकि इंडिया में लॉसेस को आप ऑफसेट नहीं कर सकते हो तो ज्यादा तरीका रहा नहीं। आई थिंक फ्यूचर्स एक तरीका है जहां पर कुछ सीएस एडवाइस करते हैं कि आप लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हो। हम्म तो फ्यूचर्स अगेन इज द बेस्ट वे एज पर सम सीएस। अगेन दिस इज विद डिस्क्लेमर कि आपको आपके सीए से पूछना पड़ेगा, उनका एडवाइस लेना पड़ेगा और तभी आप इस स्टैंड पर जाइए। बट हाँ, मतलब वहां से ये हो सकता है एटलीस्ट कि आप जितना नेट में कमा रहे हो उतने ऊपर ही टैक्सेस भर रहे हो। ऐसा नहीं कि भैया एक ट्रांजैक्शन पर 1000 कमाया, दूसरे ट्रांजैक्शन पर 800 गवाया, नेट में तो कमाया 200 ही, बट टैक्स दे रहा हूँ पूरे 1000 के ऊपर। हाँ हाँ, समझ गया। सो अब क्वेश्चन ये आता है। अब कल्लू जो इतनी सारी एडवाइसेस दे रहा था, उसने सिंपली ये बोल दिया, उसने हाथ खड़े कर दिया, यार भाई मैं तो सिर्फ 5-10 हज़ार रुपए का पोर्टफोलियो लेकर बैठा हूँ, मेरा हुआ भी होगा तो मैक्सिमम 5,000-10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, मैं तो टैक्सेस वगैरह नहीं दे रहा, मैं टीडीएस वगैरह भी नहीं दे रहा। तो अब इस सिचुएशन में आपका क्या थॉट है? देखो, आगे क्या टैक्स करोगे? नहीं भरने पर, हाँ, हाँ। टैक्स नहीं भरने पर एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि फांसी हो जाएगी या हम्म। मतलब कुछ बड़ा चीज हो जाएगा बोलता कि इसमें। मेरा छोटा अमाउंट है, मैं नहीं, छोटा अमाउंट है तो वो चीज़ बच है। गया मैं वही। तो हाँ देखो, इट ऑल डिपेंड्स। अभी क्या हो गया है कि पहले क्या होता था कि हाँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले मैनुअली देखते थे कि भैया किसका कितना टैक्स बन रहा है, किसका ज्यादा बड़ा अमाउंट है, उसके पीछे लगना है, उसके पीछे इंक्वायरी भेजना है, उसको नोटिस भेजना है। ये सारा चीज पहले बहुत मैनुअल हुआ करता था। अब हम्म क्या हो गया है, इनकम टैक्स पोर्टल ने काफी बड़ा अपग्रेड कर लिया अपने आप को। तो हम्म अभी सारे ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन वहां पर ऑलरेडी है। हम्म तो जैसे अभी मेरे को अगर 100 लोगों को ईमेल भेजना है तो कॉपी पेस्ट करना है डेटा और सीधा सेंड बटन दबा देना है ना। हम्म वैसे ही गवर्नमेंट के पास अभी पूरा डेटा है, उसमें सीधा सीधा दिख जाएगा कि किसके क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस थे, बट उसने फाइलिंग नहीं करा है। तो सीधा ऐसा एक डेटा बना लो, फिल्टर लगा लो सिंपल कि दिस ग्रुप दैट हैज ट्रांजैक्शंस इन क्रिप्टो बट हैज नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसमें दिख गए भैया 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों को एक बटन दबाओ, सेंड नोटिस, कि एक्सप्लेनेशन दो कि भैया क्यों नहीं बना। तो इतना आसान हो गया अभी गवर्नमेंट को इंक्वायरी करने के लिए। इंडिया हमने देखा भी है, ऐसा नहीं थियोरेटिकल बात है। दिसंबर में बहुत सारे लोगों को नोटिस आए, ई कैंपेन आए। ई कैंपेन बोलेंगे इसको, नोटिस तो नहीं बोलेंगे, जहां पर गवर्नमेंट ने कैंपेन के थ्रू बोला कि भैया हमको कुछ अलग लग रहा है आपका डेटा और जो फाइल हुआ है, तो आप देख लो कि सब सही है कि नहीं, और नहीं सही है तो अपडेट कर दो, और अगर सही है तो आप एक डिक्लेरेशन दे दो कि भैया आपके नॉलेज में सारा चीज सही है। तो अमाउंट छोटा है तो है ना, मतलब मे बी आदमी बच सकता है, हम्म ज्यादा उसको आएगा नहीं, बट नोटिस तो आएगा ही क्योंकि अभी सिर्फ 2 बटन क्लिक करने और सेंड करना है। तो उसको हमेशा झमेला तो आएगा है कि कभी ना कभी उसको आ सकता है। पहले क्या होता था कि भैया 2-5 हजार रुपए है तो उसके लिए कौन मेरा फाइल निकालेगा, कौन इतना माथापच्ची करेगा, कौन मेरे घर पे लेटर भेजेगा, हम्म कौन आएगा देखने, इंक्वायरी करने आएगा।
आजकल ये सब चीज हट गया, आजकल सारा डिजिटल जमाना है। दो क्लिक करा और अपने आप नोटिस चली गई। अच्छा जी, ऐसा। ओके। ज्यादा ही डिजिटल इंडिया हो गया है। तो वीडियो काफी लंबी बनी, होपफुली आप लोगों को वैल्यूबल लगी होगी। आपकी जितनी भी क्वेरीज है, हमारी कम्युनिटी ने सारे क्वेश्चंस पूछे थे, आप सारी क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच पुनीत जी, आपने काफी इंसाइटफुल आंसर्स दिए हैं। एंड जिनको भी कॉइन्स के बारे में और जानना है, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। इवन पुनीत जी को आप रीच आउट करना चाहते हो तो इनके भी सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। एनीथिंग एल्स आपको कुछ ऐड करना है एंड में? नहीं बिल्कुल, आई थिंक काफी मजा आया, और जिस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस पूछे और जो एग्जांपल्स लेके पूछे, काफी इंटरेस्टिंग था। और लोगों को मतलब मुझे लग रहा है कि काफी मजा आया होगा समझ के कि क्या पूरा फ्लो रहा है एंड कैसे सारा। बट हाँ, हम्म। आई थिंक आइडिया यही है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये नॉलेज शेयर कर पाए। तो आप हम्म। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि वो भी समझ पाए कि कैसे है ना टैक्सेस होता है, क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेस कैसे होता है, और वो भी जान पाए। तो हमारा कोशिश था कि नॉलेज के थ्रू हम आपको और अवेयरनेस लाएं और समझाएं कि कैसा चीज है। आई होप आपको वैल्यू लगा। और कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। थैंक्स अ लॉट। परफेक्ट। तो यार, करते हो क्रिप्टो से प्यार तो सब्सक्राइब करो मेरे यार। फिर मिलते हैं जल्दी आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।